अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हुई हूँ सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ और हम नावल पढ़ रहे थे जाना जिसके राइटर हैं मिसबा मलिक। आइए पढ़ते हैं ये खट्टा मीठा सा नावल। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको पसंद आया आ रहा होगा। और नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। कब्जा ना हक ना कीजिए खुद पर, आप अपने नहीं हमारे हैं। हानी सेल्फी बनाने में मस्त थी जब हानी भागती हुई रूम में आई। मेरा झुमका गिर गया था खिड़की के पास। तुम तो बनाओ तस्वीरें। प्रिया हानी के घूरने पर मिनमिनाई। परी, तो क्या मैं अब अपने निकाह की तस्वीरें भी ना लूं? हानी चीखी। नहीं नहीं, तुम बनाओ, बल्कि साथ बनाना। परी खिड़की खुली छोड़कर भाग गई। हानी दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी कि किसके साथ बनानी है। ओफो, छोड़ो सबको और स्टेटस लगाने के लिए कोई अच्छी सी पिक बनाती हूँ। मगर मुझे तो पूरे ड्रेस की बनानी है। पर अब परी को कहाँ से लाऊं? चलो जब परी आएगी ना, इससे बनवा लूंगी। फिलहाल अपनी सेल्फीज तो लूं। हनी चढ़े के टेढ़े मेढ़े नक्शे बनाकर सेल्फी लेने लगी। जवार को बड़ी मुश्किल से ही मीर ने खिड़की पर चढ़ाया था और साथ वक्त की वार्निंग देना नहीं भूला था। मैं बीवी से मिलने जा रहा हूँ, तुम वक्त अपने पास रखो मीर सलार। जवार को चढ़ाते हुए खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। जवार किसी नौमर लड़के की तरह हरकत करने पर शर्मिंदा हुआ, मगर फिर खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि वो भी एक आम सही आशिक है और इश्क करने वाला कुछ भी कर सकता है। जवार आहिस्ता से खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर इसका मुंह ही खुल चुका था, क्योंकि इसकी नई नई बनी मनकुहा हर चीज से बेनियाज अपनी तस्वीरें लेने में मसरूफ थी। आह, खाना हैदर कभी तो मेरी सोच पर पूरी उतर जाए। हमेशा ही मेरी सोच के बरकस रहना इस चुड़ैल ने। जवार दिल में सोचता हुआ आगे बढ़ा। ये सास कितना ही दिल फरेब है कि जिसको आप चाहो वो आपको मिल जाए और आपके नाम लिख दी जाए बगैर किसी मुश्किलात के। अरे दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी किस्मत में इनकी चाहत लिखी हो। सवार भी इन फीलिंग्स को महसूस करता हुआ अपने दिल के करार के पास आया। वो लड़की जो पहली नजर में बदतमीज लगी, दूसरी नजर में डरपोक लगी, तीसरी नजर में अपनी लगी और फिर नजर का इश्क बनी, वो आज इसकी है और इसी के लिए सजीदा जी है। सवार का दिल कहता दुनिया को चीख चीख कर बताए कि इसे किस्मत ने नवाज दिया है। वो आज दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। सवार अपना नहीं, खिड़की से बेड का तक का सफर इतना ज्यादा तो नहीं है जो तुम इतनी देर लगा रहे हो। सवार की सोचों में हानि की आवाज ने खलल डाला। जवार गड़बड़ाकर पीछे हुआ, क्योंकि हानि मैडम अब रुख मोड़कर कदम ब कदम इसी की जानी बढ़ रही थी। जवार को तो अपनी शामत सामने ही नजर आ रही थी, इसलिए बेचारा इधर उधर अपने बचाव के लिए कोई चीज ढूंढ रहा था। तुम्हें कैसे पता चला मैं खिड़की से आऊंगा? सवार ने बात करके हाना के रुकने की कोशिश की। सवार, अफनंदी जिसको तुमने खिड़की खोलने के लिए भेजा था ना, वो मेरी दोस्त है और मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। दोनों झुमकों को कान में डाले हुए फिर भी इसका झुमका खिड़की के करीब गिर गया। अजीब है। हानी हाथों पर लगी मेहंदी को देखते हुए बोली। दोनों मियाँ बीवी मेरा बेड़ा पार नहीं लगने देंगे। पहले एक कम था जो बीवी भी शामिल हो गई है। सवार दिल ही दिल में कुड़ते हुए बोला। आज तो तुम हुस्न में चांद को भी मात दे रही हो मिसिस। सवार अफनंदी। सवार को जब कुछ नजर नहीं आया तो फौरन ही हाना की तारीफ की। हाँ, अभी कुछ देर पहले एक लड़के ने तारीफ किया और मुझे पता है कि मैं प्यारी लग रही हूँ। हानी ने नाक सुगड़कर। किसने तारीफ किया तुम्हारी? सवार को एकदम ही जलन महसूस हुई। किसने तारीफ की है? तुम्हें बताती हूँ अभी। सवार अफनंदी, तुम्हारा ही कब से भी इंतजार कर रही हूँ। मुझसे मिलने के लिए इतनी देर लगा दी? हानी एकदम से मेरे बेड के साइड पे बड़ा छोटा सा आवाज गुस्से से जवार की तरफ उछाला, जिसे जवार ने बड़ी महारत से कैच किया। वरना निशाना तो अल्लाह माफ करे हानि का अम्मा जान की तरह जबरदस्त था। हाना, क्या हो गया? इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, वो भी गुस्से में? सवार ना समझी से गड़बड़ाया। क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी की बार झुमका फेंक गया जिसे जवार ने प्यार से कैच किया। अपने बारे में तो सच बोल रही हो। वो मिसिस ऐसी बातें सबको नहीं बताते। सवार हंसी दबाकर मुस्कुराया और जवार की यही मुस्कुराहट तेल पर जल्दी का काम कर गया। हानि गुस्से से जवार की तरफ बढ़ी। सवार शोला वाला बनी मनकूहा को देख रहा था। सवार, तुम ना दफा हो जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं ज्यादा पागल हो जाऊं। हनी ने सवार को खिड़की की तरफ धकेला। यार क्या कर रही हो? गिर जाऊंगा खिड़की से। सवार ने हनी का बाजू पकड़ा। अच्छा है ना, गिर जाओ, ताकि तुम्हें भी दर्द के लम्हे से गुजरना पड़े, जिससे मैं पूरी रात दर्द में रही हूँ। अब की बार हानि की आंखों में आंसुओं ने डेरा जमाया। सवार को अब सही मायनों में तकलीफ हुई, क्योंकि इसके इश्क की आंखों में आंसू थे। हाना, तुम पूरी रात दर्द में क्यों रही हो? संजीदा होकर पूछा गया। तुम्हारी वजह से। सवार के सीने पर जोर से मुक्के मारे। मेरी वजह से क्यों?
सीने पर लगने वाले मुक्कों को बर्दाश्त करते हुए जवार ने इसके आंसू साफ किए, क्योंकि मुझे लगा था मेरा इनका किसी और से हो रहा है और हम जुदा हो जाएंगे। हनी ने इसके हाथ झटके। पागल, जानती ही नहीं थी कि वो आम सी बात वो जुबार को बड़ी खास कर रही है। जवार एकदम ही हल्का फुल्का हुआ। इसकी बीवी इसके जुदा होने से डरती है। इससे ज्यादा जवार को क्या चाहिए था? तुम्हारी इनका ऐसे किसी से थोड़ी ना होने देता। मैंने दुनिया को आग लगाने दी नहीं थी अगर तुम्हें किसी और का होने देने की कोशिश करते। जवार ने हानि के लबों को अपनी उंगली से छुआ। इतने तुम 30 मार खा ना होना। हानि ने चुटकी काटी। बीवी जालिम तो ना बनो। जवार ने चुटकी काटने वाली जगह को सहलाया। अभी और जालिम बनना है, इसलिए शराफत से निकल जाओ। हानि पीछे हटते हुए बोली, ऐसे तुम्हारे रूम से निकल जाओ। अभी तो मैंने जी भरकर अपनी बीवी को देखा तक भी नहीं है। जवार ने हानि को खींचकर अपनी सीने से लगाया। हानि तो मानो जैसे बर्फ ही बन गई थी। पहली बार किसी मर्द ने छुआ था, इसीलिए आंखें मूंद गई। छोड़ो मुझे, मौका मिलते ही लोफर बन जाते हो। हानि शर्मा कर इस बाजुओं से निकली। अरे जाने मन, अब तो परमिट भी मिल गया है, अब मौके की जरूरत नहीं है। सवार हनी के शर्माने पर मुस्कुराया। तुम ना दफा हो रहे हो मेरे रूम से, या मैं अम्मा जान को बुलाऊं? सवार की बेबाक नजरों से हानि की जान निकल रही थी। जान, मैं वैसे ही प्यार करके दफा हो जाऊंगा, अम्मा जान की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवार मस्जिद करीब हुआ। हानि पीछे हटते हटते हानि बेड पर गिर गई। जवार, तुम ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे ऐसा करते हुए। हानि की जान पर बनी हुई थी, इसलिए मेरी मिनाई। जाना, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा करते हुए मैं अच्छा बिल्कुल ना लगूं। स्वार आंख दबाता हुआ इस पर झुका। स्वार! हानि बेबस हुई। आज तो बिल्कुल नहीं। जानती भी हो तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं। सवार संजीदा होकर और लबों को फोकस करके इस पर झुकने ही लगा थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हानि, वो नूर आ रही है तुम्हारे पास। प्रियाम की आवाज पर दरवाजे के बाहर से उभरी। हानि तो जवार के एक्सप्रेशन देखकर ही बेआवाज हंसी। ये दोनों मियाँ बीवी मेरी मोहब्बत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक मेरा दोस्त और एक तुम्हारी दोस्त। जवान ने दांत पीसे। अपने दोस्त को जो मर्जी कह लो, मगर मेरी दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोलना। हानि हंसते हंसते बोली, आज तो बच गई हो, मगर बहुत जल्द तुम्हें कैद कर लूंगा। जवार इसके हंसने पर तपा। फिलहाल तो निकलो। हानि मुस्कुराई। मेरी किस्मत ही खराब है। खिड़की से कूदने लगा, मगर 1 मिनट के लिए रुका और फिर भागकर हानि के माथे को चूमकर बाहर की तरफ कूदा। स्वार, तुम ना बेहया हो गए हो। हानि शर्मा कर चीखी। तो इश्क है मेरा, मैं आशिक हूँ। एक तो घर की बारात थी और दूसरी बारात पहुंचने वाली थी। प्रियाम और हानि एक जैसे फ्रॉक्स पहनकर कयामत ढा रही थी। हानि के चेहरे पर तो खैर से आज अलग ही रौनक दिख रही थी। प्रियाम बेचारी बार बार बालों से उलझ रही थी, क्योंकि चची ने बाल खुले रहने की हिदायत दी थी, इसीलिए वो इनको संभाल रही थी। और दूसरा, औरतों की नजर से बच रही थी, क्योंकि गाँव की हर तीसरी औरत प्रियाम को अपने पास बुलाकर नजर उतार मतलब ताड़ रही थी। कोई अपने बेटे के लिए तो कोई अपने भतीजे भांजियों के लिए। अम्मा जान बेचारी बार बार अफसोस से प्रियाम को देख रही थी, वजह इसको अपना बहू ना बना पाना। हाय, कोई अम्मा जान को बताया कि इसका शरीफ करोड़ों में एक पुत पहले इस परी को ले उड़ा है, मगर बात वही कि बताए कौन। डार्लिंग, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि दूध पिलाई और जुदा छुपाई की रस्म होगी, और ये मैंने और प्रियाम ने करना है। अपने ही तो है, तो फिर क्या रस्म करने वाली बीन? किसी ने नहीं बिजानी। हानि परी के साथ चच्ची के पास आकर बोली, डार्लिंग, तुम अपने सब्र पूरे कर लेना, मैंने रोका है। अभी के लिए तुम परी को मेरे पास छोड़ दो, मैं जरा फरजाना से मिलवा लूं। चची ने प्यार से परी को देखा। डार्लिंग, लेकिन परी तो कल आंटी से मिल रही थी। हानि हैरान होकर बोली, उफ़ो गुड़िया, किसी खास मकसद के लिए मिलवाती हूँ ना। चची ने आंख दबाई। परी और हानि ने हैरत से चची को देखा। कौन सा मकसद? हानि के कान खड़े हुए। अरे बाबा, परी बेटी फरजाना को अपने सामल के लिए पसंद है ना। चची की बात ने दोनों के रंग उड़े। 1 मिनट डार्लिंग, मैं परी को अपनी दोस्त से मिलवा के लाई। हानि कहते ही परी का हाथ पकड़ के भागी। चची मुंह खोलकर हानि को देखने लगी। प्रियाम, तुम पागल हो गई हो? सबसे हंस हंस कर मिल रही हो। हानि कुछ दूर जाके परी पर भड़की। तो क्या रो रो के मिलूं? परी मुस्कुराई। वो सारे गांव की औरतें ना तुम्हें बहू की नजर से देख रही हैं। हानि ने सर पीटा। पर मैं तो अम्मा जान की बहू हूं। परी की खुशी दीदनी थी। तो भाभी साहिबा, ये बात जाके अम्मा जान को भी बता दो। हानि को तो गुस्सा ही चढ़ गया था, मतलब इसकी भाभी को कोई और बहू की नजर से देख रहा है। पर मीर ने बताया कि फिलहाल अम्मा जान को नहीं बताना। परी परेशान हुई। चलो भाइयों की कोई बात तो मानती हो। हानि ने परी को छेड़ा। परी शर्मा कर कोई जवाब ही देने वाली थी जब सोनिया इनके पास पहुंची। हेलो भाभी। सोनी ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। दोनों के ही रंग 1 मिनट के लिए फक हुए, क्योंकि वो दोनों ही परेशान हुए कि इसको कैसे पता चला। हानि ने जल्दी से खुद को संभाला और त्योरी चढ़ाई। कौन भाभी? हानि तीखे अंदाज में बोली और प्रियाम को अपने पीछे छुपाया। कौन भाभी? हानि तो सोनिया की गुमसुम हालत देखकर ही मजीद तपी। कौन भाभी? इसका क्या मतलब है? सोनी परेशान हुई।
हाँ मैं भी ये पूछ रही हूँ कि किधर कौन है भाभी। हानि तो जल भुनी गई। तुम भाभी हाना हैदर और कौन। सोनी को अपनी भाभी की अक्ल पर अफसोस हुआ। ओह अच्छा मैं भाभी, मैं तो परेशान ही हो गई थी, तुम्हें कैसे पता चल सकता है। हानि ने प्रियाम के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा जहां हवाइयां उड़ रही थी। एक सेकंड के अंदर हानि को सोनिया और अपनी बात का मतलब समझ में आया तो झटके से सोनिया की तरफ मुड़ी। मैं क्यों भाभी। हानि की फंसी फंसी आवाज निकली जिसे समझने की कोशिश करी हो कि मैं ही क्यों। सोनी भी हैरत से हानि का रिएक्शन देख रही थी और प्रियाम इस सिचुएशन को बहुत मजे से एंजॉय कर रही थी। क्या तुम्हारा भाई जवार का भी दोस्त है, मीर भाइयों की तरह। हानि ने सूरत हाल को समझा। कैसी बात कर रही हो भाभी, जवार अफनंदी तो मेरा भाई है। सोनी इसकी बेखबरी पर मुस्कुराई। प्रियाम और हानि को ये एकदम शौक लगा, मतलब कॉलेज में हानि जिसको देखना नहीं चाहती थी वो अब उम्र भर के लिए इसकी ननद बन चुकी है। अफसोस सदा अफसोस। प्रियाम हानि की हालत सोचते ही हंसी से लोटपोट हो गई थी। प्रियाम को क्या हुआ। सोनी हैरान होकर बोली। इसको ना कभी कभार दौड़े पड़ते हैं, मैं तो आदी हूँ, तुम्हें अजीब लग रहा होगा। हनी ने प्रियाम को देखकर दांत पीसे। नहीं नहीं प्रियाम हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सोनी दिल से मुस्कुराई। इससे वैसे भी दूसरी लड़कियों की तरह बहुत प्यारी, पर ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती, मगर हानि की वजह से इसके कोई आसपास नहीं आता था। परी बस कर दो, कसम से चुड़ैल लग रही है, दांत फाड़ कर हंसते हुए। हानि चिड़ी। फानी मैं क्यों चुड़ैल लगूंगी। परी के दांत चुड़ैल जैसे सुनते ही 1 मिनट के अंदर बंद हुए। जब मुंह फाड़ के हंसोगी तो चुड़ैल ही लोगोगी। हानि जल के बोली। मैं जैसे मर्जी हंस लूं, मैं फिर भी परी ही हूँ। परी गोलमोल घूमी और हानि और सोनी दोनों इस बात पर मुस्कुराई। सोनिया वैसे तुम्हारे भाई को क्या क्या पसंद है ताकि मुझे मुस्तकबिल में आसानी हो। हानि ने शर्माने की नाकाम एक्टिंग की। वैसे सोनिया का अपना नंदन वाला शौक अपनी जगह पर मौजूद था, पर जवार को जाना ज्यादा जरूरी था। सोनी हैरत से हानि को देखने लगी थी। प्रियाम तो खैर से आदी थी इसी छोटी मोटी अदाकारी देखने की। भाभी पहले ना भाई को बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी, मगर अब का पता नहीं। सनी ने जो बात बताई वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी थी। जवार को वाकई बोलने वाली लड़कियां इरिटेट करती थी, मगर अब का हमें भी नहीं पता। बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं, इसका मतलब मैं जबान इधर ही छोड़ के आऊं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर जवान ने मेरे सामने ये बात की तो वो बंदर मेरे हाथों से मरेगा। हनी ने दिल पर हाथ रखा, मगर जब समझ आई कि क्या बोला है तो जल्दी से वही हाथ मुंह पर रख लिया। भाई बंदर। सोनी की हैरत भरी आवाज बोली। अरे सोनी नहीं, बंदर ने जवार भाई कहा है। हनी ने परी ने जल्दी से बात बनाई, मगर गलती बनाई। अस्तगफिरुल्लाह परी, मैं क्यों भाई कहने लगी। वो तो मेरे सैया हैं, भाई होंगे तुम्हारे। हानि ने दिल कर दहलकर परी को हाथ मारा। हाँ हाँ मैंने अपने लिए जवार भाई ही कहा है, तुम्हारे जवार भाई थोड़ी कहा है। परी परेशान हुई। परी फिर मेरे जवार भाई को क्यों कह रही हो। हानि रूहांसी होकर बोली। यार तुम खुद ही जवार भाई कह रही हो। परी ने दुहाई देते आवाज में जवाब दिया। इससे पहले कि सोनी इन दोनों की बातों से पागल होती इसे नूर अपने साथ ले गई। प्रियाम मेरे साथ धोखा हुआ है। सोनी के जाने के बाद हानि परी की तरफ मुड़ी। कैसा धोखा, अल्लाह माफ करे। परी बेचारी खौफजदा हुई। मुझे निकाह से पहले बताया ही नहीं गया कि मेरी ननद कौन है। हानि ने सर पर हाथ रखा। परी ने गुस्से से हानि को घूरा। वो अपनी एक्टिंग करते हुए परी का दिल दहला दिया करती थी। हाँ, जैसे तुम्हें ये बात पता था कि तुम्हारा निकाह किससे हो रहा है। इसने मुंह बनाया। परी तुम्हारा ये पॉइंट भी वैलिड है, मगर दूल्हा तो मनपसंद निकला, मगर ननन ननन ने तो सारा चाम ही खराब कर दिया। हानि ने मुस्कुराते हुए आंख दबाई। हानि। परी ने इसे घूरा। अच्छा अच्छा, नंदन ने चाम बढ़ा दिया है, मुझे झटका देकर अब खुश। हानि ने मुंह बनाया। जी जी, वैसे सोनिया प्यारी है। परी ने तारीफ की। मगर मेरा जवार ज्यादा प्यारा है। हानि ने लगता आज शर्माने के रिकॉर्ड तोड़ने थे। हानि मैं अंदर जा रही हूँ, अब फिर वैसा और आप इस मामा के पास। तुम ये अपना शर्माना जारी रखो और अपने जवार की तारीफ जारी रखो। परी चिढ़ते हुए बोलकर अंदर की तरफ बढ़ी। यार अब एक दिन की निकाहशुदा लड़की शर्माएगी नहीं तो और क्या करेगी। और वैसे मेरा जवार सबसे ज्यादा प्यारा है। हनी पीछे आहिस्ता से चीखी। अरे कोई हमारी हाना हैदर नहीं। हाना जवार को बताए कि लड़के प्यारे नहीं, हैंडसम होते हैं, हॉट होते हैं, कूल होते हैं और फ्ला फ्ला होते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा मुझे खुद भी नहीं पता क्या होते हैं, इसलिए आपको पता है तो प्लीज हाना हैदर मतलब जवार को जरा साइड पर लेकर जाके बताएं। आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। परी मुस्कुराती हुई दुल्हनों के रूम में जा रही थी जब एक रूम का दरवाजा खोला और मीर ने बाजू से पकड़कर अंदर की जानिब खींचा। मीर कब से परी को अकेले देखने की ख्वाहिश कर रहा था, जब मौका मिला तो सब काम छोड़कर इसके पीछे भागा। अरे भाई तात है ना ऐसी खबर मीर को देने के लिए। कौन मैं शोर मचा दूंगी, छोड़ो मुझे।
परी किसी मर्द की गिरफ्त को पहचान कर खौफजदा हुई। अपने जी किसी की सांसों की तपिश आते देखकर परी ने चीख मारनी चाहिए, तो मीर ने जल्दी से इसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखा और साथ ही पीछे लाइट्स के बटन पुश किया, वरना इसकी बीवी तो चीख मार के सबको बुलाने ही वाली थी। लाइट्स ऑन होते ही प्रियाम की आंखें चुंदे आकर सामने देखा तो मीर को घूरते पाकर आंखों की पुतलियां अपनी जगह पर आई। प्रियाम, तुम्हें मेरी खुशबू से पता नहीं चला कि मैं हूँ? मीर सलार। मीर ने दांत पीसे। मीर, ये कोई फिल्मी सिचुएशन थी जिसमें मैं आपकी खुशबू से आपको पहचाना थी। वैसे ही अंधेरे से डरती हूँ और कमरे में किसी और को सोचकर खौफजदा हो गई और मेरी सेंसेस खाक काम करती हैं। आप कहते हैं कि मैं खुशबू से पहचान लेती? परी ने नाक सुकड़कर गुस्से से मीर को सुनाई। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मीर अपनी बात पर खिसियाकर बालों में हाथ फेरने लगा। आप ना गुस्से में बिल्कुल नहीं सोचते। परी ने मुंह बसोड़ा। मैं गुस्से में नहीं सोचता, मगर तुम भी तो मेरी बात आराम से नहीं मानती। मीर ने परी का नाक दबाया। क्या बात नहीं मानी आपकी? आंखों को बड़ा करके पूछा। मैंने कल तुम्हें मना किया था बालों को खुला छोड़ने से, और लिपस्टिक भी नहीं लगानी थी। मीर ने इसके नरम बालों को हाथ से छुआ। उफ मीर, शादी में ऐसे ही तैयार करते हैं। मुझे चची ने बताया कि अब आप बताएं कि शादी में तैयार नहीं होंगी तो कब होंगी? परी ने मासूमियत से मीर का बाजू पकड़कर हिलाया। बीवी, अब इस तरह से प्यार बात करोगी तो कौन बता पाएगा? और ये चची साहब मेरी बीवी को चलाक बना कर ही छोड़ेंगी। प्रियाम। मीर मसनूई संजीदा हुआ। मीर, अब आप फिर से गुस्सा हो रहे हैं। परी मिनमिनाई। परी को बताओ, इसका शोहर इस पर अब फिदा हो सकता है, गुस्सा नहीं। तो गुस्सा क्या होता है वैसे? तुम अब अपना प्रॉमिस पूरा करो, फिर मैं बाहर जाता हूँ। बाहर बहुत सारे काम हैं। मीर ने मुस्कुराहट का गला घोंटा। कौन सा प्रॉमिस? परी अपने माथे पर सजे टीको ठीक करते हुए बोली, जिसे मीर इसके हाथ से टीका लेकर खुद ठीक करने लगा। भाई, प्रॉमिस जो तुमने किया था गुड़िया सवार के निकाह करवाने पर। मीर ने इसके लबों पर उंगली फेरी। परी मीर का प्रॉमिस याद करके सच पड़ा, इसीलिए बेचारा सा मुंह बनाया। वो तो हर सुबह का था। परी ने डरते डरते कहा। तो आज का नहीं दिया है, इसलिए अभी दो शाबाश। मुझे देर हो रही है। मीर ने आंखें दिखाई। आप ना हाथ से मुझे पीछे करें पहले। परी रूहांस हुई। वैसे भी वो मीर की गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। बीवी तो मेरी मूछों के पीछे हो। चलो, क्या याद करोगी? कैसा सही शौहर मिला था। मीर इसकी बात पर मुस्कुराकर अपनी मूछों को ताव देकर पीछे किया। अब आंखें भी बंद करें। परी मुस्कुराई। मीर ने पहले आंखें निकाली, मगर बीवी की मासूम सूरत देखकर बंद कर ली। परी ने पहले आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा और फिर इसके गाल पर छोटी सी किस करके आहिस्ता हंसते हुए भागकर बाहर निकली। मीर ने हैरान होकर अपनी मासूम बीवी की चालाकी को सोचा और फिर दांत पीसे। बदला बाद में लेने का सोचकर मीर भी बाहर निकल गया, मगर सामने का मंजर आंखों में चिंगाड़ी भर गया था, क्योंकि सावल मुस्कुरा मुस्कुराकर परी को ही देख रहा था और परी बेचारी हैरत से इस अजनबी को अपनी तरफ मुस्कुराता देखकर परेशान हो रही थी। प्रियाम, तुम गुड़िया के पास जाओ, मैं सावल तुम जरा मेरे पास आओ, कुछ बताना है तुम्हें। मीर ने गुस्से को कंट्रोल करके पहले प्रियाम को मंजर से गायब किया और फिर सावल की दुर्गत बनाने के लिए इसको अपने साथ ले गया। अरे बाबा, वो मीर सलार हैदर की बीवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। बाहर जाते हुए मीर ने सावल के गिर्द बाजू लपेटा और सख्ती से इसके गर्दन को करीब खींचा। सावल, तुम्हें याद है बचपन के वो दिन जब मैं तुम्हें छोटी सी गलती पर दरख्त से उल्टा लटका देता था? मीर ने आराम से बात शुरू की। मीर भाई, वो दिन मैं कैसे भूल सकते हैं? आपके गुस्से से तो हम सब डरते थे। सावल ने कहकर गाया, पर मीर की घूरती नजरों से परेशान होकर दांत अंदर किए। सावल, वो दरख्त अभी भी गांव में मौजूद है और मैं तुम्हें उल्टा लटकाने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। मीर ने दांत पीसे। लेकिन मीर भाई, अब तो मैंने कोई गलती भी नहीं की। सावल फीका सा मुस्कुराया। मेरे यार, तुम अब की बार मामूली गलती नहीं करे, इसलिए जरा संभल के। मीर ने बालों में हाथ फेरा। कौन सी गलती? सावल परेशान हुआ। मीर ने गला खंगार कर इसकी तरफ देखा। प्रियाम को इज्जत की निगाह से देखो, वो तुम्हारी भाभी है। अब दोबारा से मुस्कुराकर देखने की गलती मत करना। मीर ने धमाके करके सावल के दिल को टुकड़ों में बांट दिया। भाभी? लेकिन आंटी तो। सावल की मरी हुई आवाज निकली। जो मैंने कहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीर ने अपनी मूछों को ताव देते हुए बात को अधूरा छोड़ा। आपकी बात? मगर प्रिया भाभी तो आपसे काफी छोटी हैं। सावल तो अभी मरी मरी आवाज में बोल रहा था। तुम्हारा मतलब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ? मीर की घूरने वाली आदत। नहीं, मेरा मतलब था आंटी बता रही थी कि प्रिया भाभी की हवेली की बहू बनाते, मगर एज डिफरेंस की वजह से सावल मीर के गुस्से की वजह से बात पूरी नहीं कर पा रहा था। तुम्हें पता चल गया ना? अब जरा एहतियात से, और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मीर ने बमुश्किल गुस्से को जब्त किया। सावल बेचारा जी भाई कहता हुआ वहां से भागा। मुझे मेरे घर वाले बुरा बना के ही छोड़ेंगे। सबको एक ही बात बताने में मसरूफ है, एज डिफरेंस। अगर मैं ये बता दूं कि प्रिया आपकी बहू है, तो सबसे पहले इन लोगों की यही बात होनी है कि हाँ, एज डिफरेंस भी नहीं देखा। मीर बड़बड़ाता हुआ खुद ही बाहर की जानी बढ़ा।
वलीमा हो चुका था और कुछ मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे और बाकी थे वो भी जाने की तैयारी में लगे हुए थे। हानि को बस एक ही गम खाया जा रहा था कि जवार इससे मिलकर नहीं गया। प्रेम बेचारी कब से कान बंद करके इसकी बकबक सुने जा रही थी। हाँ नहीं यार, जब हम शहर जाएंगे तो जवार भाई तुमसे मिल लेंगे, और वैसे भी हर वक्त तो तुम मीर के साथ होती इसके घर में आ जाते हैं। पर ये चिढ़के बोली क्योंकि वो हानि की बकवास से तंग आ चुकी थी। हाँ प्रियाम, तुम्हारा मतलब है मेरा शौहर हर वक्त तुम्हारे शौहर के घर आ जाता है? हानि के सदमे से भरपूर अफसोसनाक आवाज निकली। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे भैया का दोस्त इसके साथ हर वक्त आ तो जाता है। परी ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में इसके सदमे से भरपूर आवाज पर तवज्जो नहीं की। हाँ तो भैया का दोस्त मेरा शौहर ही है। हनी ने जैसे बड़े पति की बात बताई। हानि कसमें तुम्हारा शौहर सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं, इसलिए प्लीज अपने दोस्त पर रहम करो। परी की बस हाथ जोड़ने वाली कसरी बाकी रह गई थी। देखा देखा, मेरा शौहर तो किसी को पसंद ही नहीं है। हानि अपनी दोस्त को चढ़ाए बिना रह सकती थी, इसीलिए हर वक्त बेचारी परी के दिमाग की दही बनाती रहती थी, और परी का तो दिमाग वैसे ही कम चलता है। तुम्हें पसंद है, हमारे लिए यही काफी है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नूर आती होगी फिर गाँव को भी देखना है। परी हानि की बात को सिरे से नजरअंदाज करते हुए जोर से बोली। आज इन लोगों ने गांव की सैर करने का प्लान बनाया था, इसलिए नूर और सावल की बहनों को भी बुला लिया था। मीर की अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो आज शहर रवाना हो चुका था। प्रियाम और हानि ने इसके साथ ही जाना था, मगर वो एक दिन पहले ही बिजनेस की वजह से चला गया। सो प्रियाम और हानि ने गाँव देखने का प्लान बना लिया, क्योंकि वो भी एक दिन बाद दाद के साथ शहर जाने वाली थी। वैसे परी, एक बात है, तुम्हें मेरे शोहर की तारीफ तो बिल्कुल नहीं पसंद। हानि वॉशरूम में घुसने से पहले परी को छेड़ना नहीं भूली। हानि, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा। पर इस चीख के बड़े अंदर से हानि के कहके गूंजे। अल्लाह माफ करे, निकाह के बाद हानि के कहके गूंजने लगे थे। उम्र भर के लिए मनपसंद शादी का मिल जाना शायद हर लड़की को ऐसे ही कहके लगाने पर मजबूर कर देता है। भाईजान सब बच्चों के फर्जों से मुक्तोश हो चुके हैं, बस अब मीर की टेंशन है। चीची ने चाय का घूंट लेकर अपना मनपसंद टॉपिक छेड़ा। बाबा साई ने बेख्तियार में खांस कर राज का अंदर दफन किया, वरना अगर खांसी ना आती तो राज ने बाहर आ जाना था। सब मेहमानों के जाने के बाद बाबा साई, अम्मा जान और चाचा चाई और चाची इस वक्त बाहर बैठे शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ऐसे मौके महीने में एक बार ही आता था जब वो सब मिलकर बैठे, वरना तो जमीनों और सियासत का काम ही खत्म नहीं होता। शबाना, पूरी शादी में औरतों की बस एक ही बात थी कि सबसे बड़े बेटे को छोड़कर छोटों की शादी क्यों कर रहे हो। अम्मा जान को भी अपना मनपसंद टॉपिक मिल गया। अरे तो बता देना था, क्या निकाह कर दिया है, बस बहू की पढ़ाई खत्म होने के बाद रुखसती कर लेंगे। बाबा साईं इनकी एक ही मौजू पर बात करते हुए देखकर चिढ़ गए। दोनों खवातीन ने दिल पर हाथ रखा। चाचा साईं सिर्फ मुस्कुराए। किससे निकाह कर लिया है? कहीं मीरपुत ने सच में तो नहीं निकाह कर लिया और हमें बताया ही नहीं? अम्मा जान तो मरने वाली हूँ। अरे बाबा, मैं तो ऐसे ही बात बनाई आपको बताने के लिए। बाबा सही तो अम्मा जान की हालत देखकर ही खिसिया से गए। मीरपुत तेरा बेड़ा पार लगाते लगाते किसी दिन मेरी बेगम ने मुझे पार लगा देना है। भाभी, मुझे भी भाई साहब की बात से शौक ही लग गया था। वल्ला मीर बेटा तो लड़कियों से दूर भागता है, फिर ऐसे कैसे निकाह कर सकता है? चची ने दिल पर हाथ उठा ही लिया था। ओ भाई, मैं सिर्फ मिसाल दी है, बाकी मिसाल मीर खुद देगा जब वो निकाह के बाद बताएगा। बाबा सही मुस्कुराए। वैसे ना साईं, शादी में मुझे 2-3 लड़कियां बहुत पसंद आई हैं मीर के लिए। अम्मा जान का पसंदीदा टॉपिक चल रहा था और वो वैसे ही खुश हो गई। अब हमारा बेटा 2-3 लड़कियों से तो शादी नहीं कर सकता। बाबा साहब अपनी बेगम को प्यार से देखकर बोले। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बेटा क्यों 2-3 शादियां करने लगा? मैंने भी मिसाल ही दी है। अम्मा जान को बाबा साहब की बात पर झटका ही लगा था। आज तो आप दोनों मियाँ बीवी मिसालें दिए जा रहे हैं। चची ने हल्का सा कहकर गया। अरे भाई, मीर की बात और मिसाल ना दीजिए, ऐसा हो सकता है? चाचा साहब चाय खत्म करके खड़े हुए। मैं जरा जमीनों का चक्कर लगाने जा रहा हूँ। चाचा साहब बात करते हुए अपनी गाड़ी की जानी बढ़े। बस अब 2-3 दिन तक मीर का रिश्ता देखने जाऊंगी, ये बात पक्की बात है। अम्मा जान ने फैसला किन अंदाज में कहा। जैसा आप मर्जी करें, मुझे बस दूर रखें, मैं ज़रा नमाज के साथ ज़मीनों पर जाऊं। बाबा साईं मीर के रिश्ते की बात सुनकर जल्दी से अपनी जगह से खिसके और बहाने से रफू चक्कर हुए। पीछे वो दोनों ख्वातीन अब शुदा मदरस से मीर के लिए लड़की का इंतखाब करने में मसरूफ होगी, जैसे इस काम से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम ही नहीं है। मीर मीटिंग से फारिग होकर थका थका से अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। वैसे ही शादी की वजह से थकावट का शिकार था, फिर आज बैक टू बैक मीटिंग्स होने की वजह से ज़्यादा थक चुका था। अभी वो घर जाकर आराम करने का सोच ही रहा था कि जब फ़ोन पर भी अपनी तरफ मतवज्जो किया। मीर ने मुंह बनाकर फ़ोन की स्क्रीन अपने सामने की और सामने दाद का नंबर जगमगा रहा था। मीर मुस्कुराया, क्योंकि वो दाद को कहकर आया था कि अपनी बहन की पल पल की रिपोर्ट मीर के पास पहुंचनी चाहिए। इस बात को सोचते हुए मीर के लबों पर मुस्कुराहट खिली। हेलो, क्या रिपोर्ट है दाद? मीर ने दांत
लब को दांतों में दबाया और रिलैक्स होकर बैठा। साहब जी। दांत की घबराई हुई आवाज़ सेलफोन से गूंजी और मीर को बेचैन कर गई। क्या हुआ है दांत, सब खैरियत तो है ना? मीर बेसाख्ता कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। साहब वो प्रिया में भी 1 घंटे से गायब है और ढूंढने पे भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई है। दांत की आवाज़ बेबसी और खौफ दोनों ही था। क्या? मीर की चीख ऑफिस में गूंजी। प्रिया में 1 घंटे से गायब है तो मुझे अब बता रहे हो? पहले मिनट कॉल क्यों नहीं की? तुम दांत किसी काम के नहीं हो, बल्कि कोई भी काम का नहीं है। मीर ऑफिस से बाहर निकलने पर मीर पर धाड़ा। साहब जी मुझे लगा इधर ही कहीं होनी है। दांत बेचैन हुआ। दांत मेरे गांव में पहुंचने से पहले प्रिया मिल जानी चाहिए, वरना किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों से हिफाजत नहीं हो सकती। मीर चीख कर कॉल काट गया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी को हवा में उड़ाया। मीर की सारी थकन कहीं दूर जा सोई थी और अब बस बेचैनी और खौफ था जो दिल को जगड़ रहा था। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ आया, जब पता भी है कि मेरे अलावा कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता? मैंने गुस्से से स्वेट बढ़ाई। इसे जल्द से जल्द गांव पहुंचना था। वीर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए बहुत ही कम वक्त में हवेली पहुंचा था। इसका दिल गाड़ी की स्पीड के साथ साथ तेज तेज धड़क रहा था। हवेली के सामने गाड़ी खड़ी करके मीर भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। सब लोग सिवाय बाबा साईं और चाचा साईं के बाहरी परेशानी से टहल रहे थे। दाद किसी को कॉल करने में मसरूफ था। जब मीर को अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से कॉल बंद की। मीर खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रिया को सोचकर दिमाग के शरियाने फटने लगी थी। अम्माजान मीर को देखते इसी की तरह बनी। देखो मीर, वो तुम ना आराम से पता करो, और वो पराई बच्ची है, ऐसे ही आंचना। अम्माजान इसको बता रही थी जब मीर इनके पास गुजरकर दांत की तरफ बढ़ा और खींचकर एक थप्पड़ मारा, और थप्पड़ की आवाज सबने बेयकीनी से मीर की तरफ देखा। जब तुम अपनी बीबी की हिफाजत नहीं हो सकती तो तुम मुझे ये बकवास कर दिया करो ताकि मैं खुद इसके पास रहूं। तुम जानते हो ना इसके नाम नहाद अपने भाई इसके अपने नहीं है, तो फिर तुमने मेरी बीवी को अकेला क्यों छोड़ा? मीर ने गुस्से से दांत का गिरेबान पकड़ा। दांत ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई। बाकी सब तो मीर की बात पर ही सजदे थे सिवाय हाना के। अम्माजान और चची ने मुंह पर हाथ रखा। रोमेसा और सुमामा ने बेयकीनी से हानी की तरफ देखा और इसके ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई। हाना, हैदर, तुम अपनी दोस्त के लिए जान भी दे सकती हो, फिर ये क्या तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकी? अफसोस। मीर जख्मी सा मुस्कुराया। हानी ने बेयकीनी से भाई की तरफ देखा, क्योंकि मीर इसको हाना तभी बुलाता था जब बचपन में वो कभी इसका काम खराब कर देती थी। तब वो रो रो कर पूरी हवेली सर पर रख लेती थी कि इसे हाना क्यों बुलाया, वो तो मीर की छोटी सी गुड़िया है। आज भी मीर ने इसे हाना बुलाया है क्योंकि मीर को इस पर गुस्सा है। हानी की आंख से आंसू टपका जिसे इसने बेदर्दी से साफ किया। हाना, हैदर, आज के बाद तुम अपनी दोस्त से 10 फुट की दूरी पर रहना, कि वो जब जब तुम्हारे साथ होती है ना कुछ बुरा ही होता है। मीर ने बेरहमाना तजिया किया और फैसला भी सुना दिया। भाइयों, हानी के होंठ पे आवाज हिले जिसे मीर ने सिरे से ही नजरअंदाज किया। बाहर की तरफ बढ़ा। पख्तमीर बुत। अम्माजान की मुर्दा सी आवाज निकली। सॉरी अम्माजान, मैं आपको बता नहीं सका, मगर प्रिया बीवी है मेरी। मैंने इससे 6 महीने पहले ही निकाह कर लिया था। मीर शिकस्ता से चाल चलता हुआ अम्माजान के पास है। तुम्हारे बाबा साईं ने मुझे बताया था कि मीर ने निकाह कर लिया और मैं इन पर लड़ पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा लाखों करोड़ों में एक है, वो अपनी अम्माजान को बताए बगैर निकाह नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे बाबा साईं को बुरा भी कहा, क्योंकि मेरे लिए मेरा मीर पुत्र तो बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसे कैसे किसी से निकाह कर सकता है? अम्माजान की आंखों से आंसू निकले और फिर पूरे चेहरे को भिगो कर रख गए। मीर इनके आंसू देखकर तड़पा और जल्दी से साफ करने के लिए आगे बढ़ा। जब अम्माजान ने हाथ के इशारे से दूर रहने के लिए कहा, शमाना देखो ना, मेरा बेटा मुझे तनहा कर गया है। जब जब फखर से मैं अपना बेटा कहती थी, और इसका शादी का कहती थी, और इसके बच्चों से खेलने के लिए कहती थी, इसने एक बार भी नहीं बताया कि अम्माजान मैं शादीशुदा हूँ। ये मेरा मजाक समझता होगा, कहता होगा कि माँ तो पागल है, इसको क्या पता मैं शादीशुदा हूँ। अम्माजान चची के गले लगकर फूट फूट कर रोई। अम्माजान, मीर के दिल में तीर से चुभे। जाओ मीर सलार हैदर, मैं समझूंगी कि मैंने कोई बेटा ही पैदा नहीं किया। अम्माजान ने सख्ती से कहा। सबके मुंह पर एक साथ खुले और हिचकी लेकर अंदर भागी। अम्माजान, मैं आपको। मीर भागकर अम्माजान के पास आया। शबाना, कह दो इसको, पहले भी इसके बगैर जिंदा थी और अब भी रह लूंगी। अम्माजान बगैर मीर की तरफ देखे अंदर चली गई। मीर शिकस्ता कदमों से बाहर की जानी बढ़ा और दांत भागकर मीर के पास पहुंचा। वो चाहकर भी इसका साथ नहीं छोड़ सकता था। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया था। ये दर्द का सिलसिला भी तमाम हुआ। प्रियाम और हानी नूर के साथ गांव देखने के लिए पुरजोशी हवेली से बाहर निकले और इनके पीछे पीछे दाद भी आ रहा था। वो तीनों खास करके परी बहुत ही खुशी से एक एक चीज को गौर से देख रही थी। जब दाद को बाबा साईं ने कॉल करके अपने पास किसी काम के लिए अपने पास बुला लिया। दाद को पता था वो अपने ही गाँव को देख रही है, इसीलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद इनको बताकर वहां से चला गया था और कुछ ही देर में वो ट्यूबवेल के पास पहुंच गई। हानी तो साइड पर चढ़कर बैठ गई थी और नूर थोड़े पास ही गाँव की औरतों से बात करने लगी।
प्रियाम थोड़ी देर तो पानी से खेलती रही। जब सामने हरे भरे बाग देखे तो हाना को बताकर इस तरफ बढ़ गई। हानि इसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो जवार से मैसेज पर बात करती, इसलिए प्रियाम को अकेले ही जाने दिया। प्रियाम खुशी खुशी बाग को देखती, बहुत दूर निकल आई। नहर को देखकर, वो इसमें बच्चों की बेफिक्री से नहाते देखकर वो भी पाँव डालकर इधर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही जब टाइम का एहसास हुआ तो पानी से पाँव निकालकर पीछे जाने लगी, मगर सामने ही दो चार आवारा कुत्तों को एक साथ देखकर इसकी जान निकल गई। इनसे डरकर भागती कुत्ते को भी इसको डरते देखकर भौंकते हुए इसी की जानिब है। प्रियाम रोड को देखे बगैर भागकर इसे क्रॉस करने लगी, जब दूसरी तरफ से तेजी से आती गाड़ी को इसको टक्कर मारी। प्रियाम हवा में लहराते हुए सड़क के पार जा गिरी। गाड़ी में बैठे हुए मर्द ने बेयकीनी से सामने खड़ी हुई लड़की को देखा। आसपास काम करती औरतें भागकर इनके पास आई। गाड़ी में से मर्द निकलकर बाहर आया और प्रियाम के माथे से खून निकलता देखकर इसको औरत की मदद से उठाकर अपनी गाड़ी में लिटाया और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ी। हाय जाना तेरा गम और हम। दाद, तुम लोगों ने प्रियाम को आखिरी बार कहाँ देखा था? दाद जैसे ही गाड़ी में बैठा मीर ने सर्द आवाज गूंजी। साहब गुड़िया कह रही है वो हमारे बाग देखने गई थी और फिर 1 घंटे बाद भी वापस नहीं आई, तो गुड़िया ने बड़े साहब और मुझे फ़ोन कर दिया। तब से हम ढूंढ रहे हैं मगर बीबी साहिबा कहीं नहीं मिली। दाद ने शर्मिंदगी से सब बता दिया। किसी से पूछा है या किसी को बताया है? मीर ने परेशानी से गाड़ी आगे बढ़े। नहीं, बड़े साहब ने कहा है कि वो खुद ही ढूंढ लेंगे, इसीलिए अभी तक पुलिस को नहीं बताया। दाद ने बाबा साहब का हुक्म दिया। चलो एक बार वहाँ आसपास रहने वालों से पूछ लेते हैं कि अब तक किसी को ने देखा। मीर ने कहते ही जन से गाड़ी भगाई। साहब मुझे अफनान खान पर शक है, दाद ने अपने दिल के वसवसे से बताया। साले साहब पर शक मत करो, इसका ऐसा बंदोबस्त किया कि दोबारा कभी ख्वाब में भी मेरी बीवी का हाथ नहीं लगाने का। मीर ने जख्मी सा मुस्कुराया। क्या मतलब? दाद हकीकत परेशान हुआ। जब तुम इसको देखोगे तो पता चल जाएगा। नहर के पार गाड़ी रोककर मीर ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया और फिर गाड़ी से उतरकर आगे की तरफ बढ़ा। दाद अपने साहब का इशारा समझकर अफनान खान पर सिर्फ अफसोस ही कर सका। मीर आगे बढ़ा था जब सड़क के किनारे पर लगे खून को देखकर अफसोस ही कर सका, क्योंकि यहाँ 4 सड़कों के मिलने की वजह से हादसा हो जाते थे। मीर और दाद थोड़ी दूर जाकर बच्चों के टोले के पास रुके और इनमें से एक 12 साल बच्चे को बुलाकर सेलफोन से तस्वीर दिखाकर प्रियाम के बारे में पूछा। अरे साहब, ये तो वही खूबसूरत बीबी है जिनकी दोपहर में गाड़ी के साथ टक्कर हुई थी। बच्चा तस्वीर देखते ही प्रियाम को पहचान गया था। मीर के दिमाग में धमाके हुए और वो भागकर खून वाली जगह पहुंचा। दाद ने इस बच्चे से आगे के सवाल जवाब करके मीर के पास पहुंचा। साहब जी, बच्चा कह रहे कि गाड़ी वाला बीबी साहब को गांव के हॉस्पिटल की तरफ ले गया। दाद ने मीर को बताकर आगे बढ़ा। मीर 1 सेकंड की देर किए बिना भागकर गाड़ी में बैठा और दाद भी मीर के पीछे पीछे भागा। मीर हवा से बातें करता हुआ 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा था। मीर ने जब डॉक्टर ने मीर को देखा, हॉस्पिटल में देखा, तो परेशानी से मीर की तरफ बढ़ा। क्या हुआ मीर साहब, हवेली में सब खैरियत है ना? यहाँ पर एक एक्सीडेंट का केस आया दोपहर के बाद। मीर ने डॉक्टर की बात नजरअंदाज की और अपने मतलब की बात की। ओह, वो लड़की का केस था। पेशेंट तो होश नहीं आ रहे थे तो मैंने इन्हें शहर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। डॉक्टर को भी याद था कि मीर परेशानी से थककर कुर्सी पर ढह गया। डॉक्टर, वो जो पेशेंट के साथ थे, इनका फ़ोन नंबर होगा? दाद ने बर वक्त अक्लमंदी दिखाई और मीर को जैसे अंधेरे में चिराग मिल गया था। जी हाँ, इनका फ़ोन नंबर है, आप आए। डॉक्टर ने इनको इशारे से अपने पीछे आने का कहा। दाद भागकर फ़ोन नंबर ले आया और सेलफोन कान से लगाया। मीर और दिल में दुआ करते हुए गाड़ी में बैठे। सच शुक्र के तीसरी बैल के बाद ही कॉल पिक कर ली गई। सलाम दुआ के बाद दाद ने मतलब की बात पूछी और हाँ, हॉस्पिटल का नाम पता चलते ही दाद ने कॉल बंद की और मीर को नाम बताया। दाद, दुआ करो तुम्हारी बीबी ठीक हो। मीर गाड़ी को भगाते हुए दाद से अफसोदा सा बोला। दाद के दिल से दुआ निकल रही थी क्योंकि प्रियाम सिर्फ इसकी बीबी ही नहीं बल्कि बहन भी थी। 5 साल बाद परी परी 4 साल गोलमटोल खूबसूरत सा बच्चा बार बार प्रियाम को अपने पास बुला रहा था, मगर वो भी अपने नाम की एक थी। इनकी अनसुनी कर दी, अपने काम में मसरूफ थी। अल्लाह अल्लाह, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। बच्चे ने मुंह सोरा और सेम टू सेम मीर का फिक्रा बोला, जो अक्सर ही प्रियाम से बोलाता रहता था। जाना, बच्चा अपनी शरारत पर खिलखिलाया। क्या तुम आज बच जाओ मेरे हाथों से। परी पैर बैठाकर इसी की तरफ बढ़ी। आपके हाथों से वैसे भी कोई नहीं बच सकता। बच्चा मुंह बनाकर कहते हुए वहां से भाग गया। ओह माय गॉड, क्या करूं मैं इस बच्चे का? नाक में दम का रखा हुआ है और एक इसका बाप है भुचाल है, जो बच्चे को एक बार भी समझाए उल्टा इसी का साथ देता है। अल्लाह, मैं क्या करूं? पर ये कुर्सी पर बैठते हुए गहरे गहरे सांस लेकर बोली। क्या हुआ जाना, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मेरा मीर अपनी नींद खराब होने पर आंखें मसलता हुआ परी के पास है। मुझे चिल्लाने का कोई शौक है, इसीलिए चिल्ला रही हूँ। परी ने कियान का गुस्सा मीर पर निकाला। हाँ, ये बात भी वैसे ठीक कही है तुमने। अपने बारे में हर कोई सच ही बोलता है। मीर इसको कुर्सी से खड़ा करके खुद बैठा और फिर इसको खींचकर अपनी गोद में बिठाया। छी मीर, क्या कर रहे हो? पता भी आज छुट्टी है, कियान घर पर है। इसकी बात पर परी गुस्से से इसकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी, जिससे मीर ने हमेशा की तरह नाकाम बनाया। अरे मेरे शेर को पता है बाबा को सुबह सुबह प्यार चाहिए होता है, इसीलिए तो वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा। मीर ने इसके गाल को चूमा और वो लाल होती हुई परी मीर के
प्यार करने पर ऐसे आज भी वैसे ही शर्माती जैसे वो 5-6 साल पहले हानि के जान कहने पर शर्माती थी। अरे भाई, पर ये चाहकर भी अपने शर्माने को कम नहीं कर सकती। आपके शेर को बस यही पता है कि इसलिए हर वक्त लड़कियां ताड़ने में मसरूफ रहता है। परी ने जोर से मीर के बाजू पर चुटकी काटी। हाँ जालमा, तो जो अच्छा खासा हुआ था। बस यही एक बात मेरे शेर में जरा खराब है, बाकी तो वो दुनिया को नचा सकता है। मीर ने अपना नाक परी के गाल के साथ रगड़ा। फिलहाल तो वो लड़कियों को नचाने में मसरूफ रहता है। जिसे हर कोई खूबसूरत लड़की देखता है तो झट से पहले इसे अपनी दुल्हन बनाने का कह देता है, और अपनी इंफॉर्मेशन मुझ तक। परी तो अपने बेटे के करतूतों की वजह से नाक तक चिड़ी हुई थी, इसीलिए मीर को बता रही थी। जब मीर ने शेर की एंट्री हुई। बैड मैनर्स परी, आप किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बात कैसे कर सकती हैं? और सबसे बड़ी बात, मीर सलार हैदर के शेर की बात मीर के सामने। क्या आंखों में अफसोस भरकर माँ को देखने लगा, जैसे इस बेचारी से बहुत बड़ी गलती हो गई हो। परी बेचारी शर्म के मारे सटपटाकर मीर की गोद से उछलकर खड़ी हुई और गुस्से से शौहर को देखकर जैसे कह रही हो, देख लो अब अपने शेर के करतूत। मुझसे तो नहीं संभल रहा, और तुम्हारा शेर अब खुद ही संभालो। मीर ने मुस्कुराहट दबाकर अपना सर खुजाया। आदतन जब कोई बात ना बन सके तो सर खुजा लिया। प्रिया मीर को सर को जाते देखकर पैर पटकते हुए वहां से वॉकआउट कर गई। मीर, कियान अपनी माँ की तरह मासूमियत से बोलता हुआ बाप के पास आया। क्या बात है मीर के शेर? मीर ने मुस्कुराकर कियान को हवा में उछाला। जाना से जब कोई बात नहीं बनती ना तो वो पैरों को मारकर चली जाती है। कियान मुंह पर हाथ रखकर हंसा। हाँ, बुरी बात। शेर मामा के बारे में ऐसे बात नहीं करते। मीर मुश्किल संजीदा हुआ, वरना कियान इसको अब जरा कम ही गुस्सा होते देखता था। मीर जैसे ही गुस्से से बात करने लगता, कियान भागकर सामने आ जाता और सीना ठोक कर कहता, आ जाओ मीर के शेर से लड़ो। और बेचारे मीर को गुस्सा ठंडा करना पड़ता। शेर से लड़ जो नहीं सकता था, 4 साल कियान के सामने मीर सब कुछ भूल सकता है। आखिर को वो लंदन जैसे शहर में माँ बाप के जीने की वजह है। इसके ही दम से तो प्रियाम और मीर सब कुछ भूले हुए हैं, वरना 5 साल पहले जब मीर प्रियाम को इधर ले आया था, प्रियाम ने रो रो कर इधर रहने से इनकार कर दिया था। तब मीर ने कुछ भी पूछे और पाकिस्तान ना जाने की कसम दी थी, और प्रियाम खफा जरूर हुई मगर साथ अपनी शर्त भी मनवाई, और इधर अकेली नहीं रह सकती इसलिए अपना बच्चा चाहिए। और मीर ना चाहते हुए भी इसकी शर्त को मान गया था। कियान की पैदाइश के बाद 1 साल तक तो प्रियाम को बहुत मसला हुआ। वो कियान के रोने पर खुद भी रोने लग जाती थी, और फिर कियान चाहे रो रो कर खामोश हो जाता, मगर परी का स्पीकर बंद नहीं होता था, और इसके बाद वो मीर से नाराज हो जाती थी। तब मीर बेचारा पूरी पूरी रात कियान को अकेला ही झेलता था, और कियान की मामा बड़े मजे से अपनी नींद पूरी करती थी। मीर के शेर को सिर्फ मीर ही काबू कर सकता है। बाकी मीर की जाना में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शेर को कुछ कह भी दे। क्या ने खूबसूरती माँ और बाप दोनों से ली थी, मगर जहाँ ने सिर्फ बाप से ली थी। अगर माँ से लेता तो फिर अल्लाह ही हाफिज होता। इसलिए वो आम बच्चों से ज्यादा तेज तरार और बहुत कम वक्त में हर चीज को पिक कर लेता था। जैसे वो अपनी मम्मा की तरह बाप को मीर ही बुलाता, क्योंकि बकौल इसके परी ने तो कभी मीर को पापा नहीं बुलाया, तो वो क्यों बुलाए। और इसी तरह प्रियाम को परी और जाना ही बुलाना, बिकॉज पापा तो परी और जाना ही बुलाते हैं। क्या इनकी मंतों को वो खुद ही समझ सकता है, बाकी हमारे बस में तो शायद ये नामुमकिन है। वैसे अपने टाउन में अगर मेरा एशियन हंक है तो इसका बेटा भी बाप की कॉपी करके एशियन हंक बन चुका है, क्योंकि क्यान को भी ही की कॉपी करनी होती है, चाहे वो फिर ड्रेसिंग की चाल हो या फिर प्यार करने वाले मामले में। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। वो मीर, मैंने तो परी के बारे में बात की है, मामा की तो नहीं की। क्या ने चलाकी से आंखें घुमाई। चलो फिर परी को बनाते हैं, सुबह सुबह ही नाराज कर दिया। मीर इसकी चालाकी पर मुस्कुराते हुए किचन की जानी बढ़ा। बट बनाते हुए किस मैं करूंगा, आप हमेशा चीटिंग करते हैं, जाना को किस कर लेते हैं और वो मान जाती है, और मेरा किस वाला सीन मिस हो जाता है। क्या ने मुंह बनाया। भाई मेरे शेर, आज जिसको मौका मिला वही कर लेगा, आज नो चीटिंग ओके। मीर बेचारा शर्मिंदा हुआ। क्या मुंह फाड़ कर ही बात करता है। ओके डन, लेट्स गो। क्या उनको मीर का आइडिया थोड़ा सा पसंद आ गया था, इसीलिए पुरजोश हुआ। अरे भाई, दोनों की परी में जान बसती है। अगर परी मीर के लिए जाना है तो क्यान के लिए भी जान से बढ़कर है। जान अजाब में रख दी है आपके लॉर्डलों ने। जाल है जो 1 मिनट के लिए भी चुप कर जाए। सबको इस घर में चेंचे की चहकार सुननी थी, और अब जरा जो 2 मिनट के लिए भी संभाले। सब कुछ मैं ही करूं, आपके लाडलों को भी मैं संभालूं। हर वक्त पीछे पीछे है, किचन में, लाउंज में, वॉशरूम में, अब आपकी स्टडी रूम में भी पहुंच गए हैं। इनको तो बस मेरी आवाज़ ही सुननी होती है, और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहुंच जाते हैं लाडले। हानि चीखी और जवार के स्टडी रूम में दाखिल हुई, और अल्लाह माफ़ करे, बच्चों से ज़्यादा तो वो खुद बोलती है। इस वक्त भी वो यही कर रही थी, और इसके जुड़वा बेटी और बेटा अपनी मॉम को घूर कर देख रहे थे, जैसे इनको भी अपनी मॉम की चिक चिक कुछ खास पसंद नहीं आई। इसलिए इसकी बाप बेटी की तरह कान में उंगली घुसाकर और जबान भी मासूम सी शक्ल बनाई यही कुछ कहा जा रहा था। अब कुछ बोल भी दो।
या मुंह में जुबान भी अपने लाडलों को दे दी है। हानी मजीद सीख पाऊ। पापा बोल। आरिफ ने माँ की नकल उतारी। हाय, मैं सदके जावा अपने लाल के। एक तुम ही इस घर में मेरे जीने की वजह हो। हानी खुश होते हुए अपने लाल को उठा चुकी थी। बाकी तो जैसे मेरे मुड़ने की वजह है। सुबह बस सोच ही सका, बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरी जान, तुम खामखा ही क्यों अपना खून जलाती रहती हो? सवार अपना लैपटॉप एक तरफ रखकर अपनी चुड़ैल की तरह बढ़ा। मैं खामखा नहीं जलाती, तुम और तुम्हारी औलाद दोनों मिलकर जलाते हैं। खानी चिढ़के बोली। यार, अब तो मेरी ये औलाद माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो चुकी है, अब कैसे चलती है? सवार ने मुस्कुराहट लबों से दबाई। ये सब ना आपकी वजह से हुआ। हनी ने बेटे को जोर सवार के हाथों में थमाया। उफ, ये तुम कब तक सबको बताती रहोगी? सवार ने बेटी को भी उठा लिया। हाँ तो 4 साल पहले शादी का शोशा ना छोड़ते तो 1 साल बाद ये दोनों भी भाग कर ना आते। हानी ने मुंह बनाया। सवार हानी को पहले ही की तरह चीख पुकार करते देखकर पुरसुकून होता था, वरना 4 साल पहले मीर के जाने के बाद जिस तरह हानी खामोश हुई थी, तब जवार को लगता था कि हानी कभी भी दोबारा पहले की तरह नहीं बोलेगी। इसलिए इसने शादी की जल्दी मचाई और फिर बच्चों की भी। 2 साल तक हानी थोड़ी नॉर्मल हुई थी, तब जाकर जवार को सुकून मिला था। एक लंबी कहानी। अच्छा, तुम जाओ काम करो, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। जवार ने बात ही खत्म की। अभी मेरे पास नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हें गंजा कर दूंगी। हानी नाक सुखा कर चली गई। पापा, मामा शोर करती हैं। 3 साल सजना ने माँ की तरह नाक सुखाकर बाँ को अपनी तरफ मतवज्जो किया। नहीं बेटा, तुम्हारी मामा शोर करके मेरे दिल को सुकून बचाती हैं। चुड़ैल। जवार ने दोनों को गोद में उठाया और काम करने की कोशिश करने लगा, जिसे वो दोनों नाकाम करने पर तुले हुए थे। ये तो अफनंदी हाउस का रोज का मामूल है। चीखो पुकार। इतनी नाराजगी भी कोई रखता है जितनी आपके बेटे ने हमारे साथ रख ली है। अम्मा जान की आंख से आंसू टपका, जिसे उन्होंने बेदर्दी से साफ किया। वो पिछले कुछ सालों से मीर के लंदन शिफ्ट हो जाने के बाद ऐसे ही बात बात पर रोने लग जाती थी। बेगम, आप ना इस तरह आंसू बहाकर मुझे तकलीफ देती हैं। बाबा साईं बेड पर उठकर अम्मा जान के पास सोफे पर आ बैठे। साईं, मेरे दिल जो तकलीफ में है, इसका कोई इलाज करे ना। अम्मा जान ने बाबा साईं के हाथ पकड़े। वो हर बार लंदन जाने की जिद करती थी, मगर मीर का कुछ अता पता ना होने की वजह से बाबा साईं अभी तक अम्मा जान को नहीं लेकर गए थे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना लायक का कुछ पता चले। दाऊद बेचारे को कसम दे रखी है ना बताने की। बाबा साईं ने परेशानी से माथा मसा। आपकी इन कोशिशों से दौरान मेरी जान चली जानी है साईं। अन्ना जान अब की बार खुलकर रोई। अल्लाह ना करे बेगम, कैसी बातें कर रही हैं आप? बाबा साईं तड़प ही उठे। मैं बस एक बार मीरपुत को देखना चाहती हूँ। साईं, आपको पता है ना, वो मुझसे नाराज है, मगर मैं तो अम्मा हूँ ना। 5 साल पहले मुझे भी तो गुस्सा आ गया था, कम अज कम मुझे ही अपने निकाह के बारे में बता देता। नहीं तो मैं बताने की कसम खाई हुई थी। खुदा ना ख्वास्ता मैं किसी के घर रिश्ता लेकर चली जाती और बात पक्की करके आ जाती, बाद में पता चलता मेरा कुछ शादीशुदा है, तो कितना बुरा लगता। बस मुझे इसी बात पर गुस्सा आ गया और इसी बात को बुरा बना के मुल्क ही छोड़ गया। अम्माजान रोते हुए 100 बार की एक बात फिर से बताई। बेगम, तुमने ठीक किया था, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर वो नालायक आपके कदमों में होगा। बाबा सही ने अम्माजान के आंसू साफ किए। आप मेरे मीरपुत को बार बार नालायक ना बोले। अम्माजान भी अभी भी बेटे के बारे में कुछ भी सुना मंजूर नहीं है। बाबा साईं अम्माजान की बात पर मुस्कुराए। जैसे आपका हुक्म बेगम, चले अब आप रेस्ट करें, पूरा दिन एक ही बात सोचती रहती हैं। बाबा साईं इन्हें बेड पर लाए। बस एक बार मेरे मीर आ जाए, फिर नहीं सोचूंगी। अम्माजान सोते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई। आ जाएगा इंशाल्लाह, बाबा साईं ने दिल में कहा और फिर अम्माजान के ऊपर चादर ठीक करने लगे। बेटे की जरूरत तो इनको भी थी, मगर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। अब तो हवेली की रौनक भी जैसे रूठ सी गई थी। हाना बच्चों के साथ आती तो थोड़ी बहुत हवेली में जिंदगी का समा मालूम होता, वरना तो ऐसे ही उदासी में लिपटी रहती। बाजार उस मामा को अल्लाह ने अभी तक औलाद नहीं दी। चचा साईं कभी इधर के चक्कर लगाती तो कभी ब्यूटी पार्लर के। इनकी हंसी मुस्कुराहट भी जिसे वक्त ने छीन ली हो। डार्लिंग आती है तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती हैं, इसके बाद ऐसे ही चुपचाप फन गुजारते रहते हैं। हवेली की खुशियों को 5 साल पहले जैसे एक नजर ही लग गई थी। बस इतना करीब रहो, बात ना भी हो तो दूरी ना लगे। 5 साल पहले वीरू और दाद तेज रफ्तार से हॉस्पिटल पहुंचे। दाद ने दोबारा से फोन करके वार्ड वगैरह पूछकर भागते हुए मतुबा रूम में तक पहुंचे। मैंने जब सामने अपने बिस्तर निकाले गए सेक्रेटरी अयास और प्रियाम के रूम से बाहर देखा तो हैरान सा इसके पास गया और दाद को गुस्सैली नजरों से देखना नहीं भूला। सर, मुझे वाकई नहीं पता था मैडम आपकी बीवी हैं। ये तो अभी दाद सर के फोन करने पर मालूम हुआ। मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, बेशक मैडम के होश आने के बाद मालूम कर लीजिएगा। यास्मीन को सामने देखकर गड़बड़ा गया और जल्दी से सब बताने लगा। मैं तुम्हारा अपनी बीवी को बचाने वाला एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, इसलिए फिलहाल तुम मेरे सामने अपनी शक्ल गुम कर लो। मीर चुपते हुए लहजे में बोला। सर, आपके एहसान ने तो मेरा एहसान बहुत कम है। अयास मीर को ममनून नज़रों से देखकर वहां से ओझल हो गया। दांत पहले ही प्रियम की कंडीशन पूछने के लिए डॉक्टर के पास चला गया था। मीर ने बेबसी से शीशे के पार अपनी जानों को बेड पर लेटते देखा।
वो अपनी जाना के पास अकेला और कोई भी अपना नहीं है जिसके पास वो अपना गम बांट सके। इस सोच के आते ही मीर की रगें तन गई। साहब, मैंने डॉक्टर से बात की, वो कह रहे हैं कि बीबी साहिबा ने कोई स्ट्रेस लिया हुआ है जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ रही। दांत तेज से चलता हुआ मीर के पास पहुंचा और सारी डिटेल बताई। दांत, तुम्हारी बीबी को क्या परेशानी हो सकती है जो वो होश में नहीं आना चाह रही? मीर बेबसी से बोला, ये तो बीबी साहब होश में आने के बाद ही बता सकती हैं साहब जी। दांत भी परेशान हुआ। 2 दिन बाद भी परी को होश नहीं आया और हवेली में से किसी ने भी राब्ता नहीं किया तो मीर ने एकदम ही एक फैसला लिया। दाद, मैं लंदन शिफ्ट में होना चाहता हूँ और इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। मीर ने दाद को ऑफिस से हॉस्पिटल बुलवाया और इसे बताया, लेकिन साहब जी, डॉक्टर्स ने कहा है कि 1-2 दिन तक होश आ जा। दाद बात मुकम्मल करने से पहले ही मीर इसे दरमियान में टोका। दाद, मैं प्रियाम के होश में आते ही लंदन की फ्लाइट पकड़ूंगा और ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहनी चाहिए। साहब जी, पाकिस्तान में आपका बिजनेस? दाद परेशान होकर बोला, वो तुम अच्छी तरह संभाल लोगे क्योंकि एयाज का केस जिस तरह से तुमने हैंडल किया है वो काबिल तारीफ है। मीर ने तंजिया दास में कहा, सॉरी साहब, मैं चाहकर भी एयाज के साथ कुछ गलत नहीं कर सका। दाद ने नजरें चुराई, इसीलिए तो सारा बिजनेस तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। और हाँ, अब नेक्स्ट कोई सवाल नहीं है। तुम सब लोगों की वजह से पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम जा सकते हो। मीर ने दो टोक अंदाज में बात ही खत्म कर दी। दाद सर झुकाकर वहां से चला गया। प्रियाम के होश में आने के बाद जब मीर ने प्यार और गुस्से से स्ट्रेस की वजह पूछी तो प्रियाम ने बताया कि सिर्फ नान भाई की कॉल आई थी और इसे पता चला कि बाबा ने घर प्रियाम के नाम कर दिया और इनको अब प्रियाम से घर वापस लेना है, चाहे वो फिर प्रियाम को मार कर ही क्यों ना ले। बस एक्सीडेंट के वक्त भी प्रियाम को यही ख्याल था और आज मर जाएगी। मीर को जब ये पता चला कि इसका दिल किया कि वो साले को गोली से ही उड़ा दे, मगर खैर, वो अब भी टांग से मजदूर ही तो करके चुका था, इसीलिए इतना ही काफ़ी है। इसके 1 महीने के बाद प्रियाम को लेकर लंदन शिफ्ट हो गया था। किसी को भी इसके ड्रेस का अता पता मालूम नहीं चला। आज 5 साल बाद मीर और प्रियाम फिर से ठनी हुई थी। लाउंज में प्रियाम साहिबा मुंह बनाकर बैठी थी और सामने ही मीर गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रहा था क्योंकि प्रियाम को आज फिर पाकिस्तान वापस जाने का दौरा पड़ा था। प्रियाम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अब हम पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। ये बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्यों नहीं बैठ जाती? मीर खुद को नॉर्मल करता हुआ परी के पास है। मीर, प्रियाम ने हमेशा की तरह बुला के मीर की जान निकाली। जाना, तुम इस तरह बोल के मेरा फैसला नहीं बदलवा सकती। मैंने मुस्कुराकर परी को अपने पास खींचा। आप ना हमेशा अपनी बनवाते हैं। परी ने मुंह बनाया, कसम से यार, क्या सिर्फ तुम्हारी जिद पर ही इतनी जल्दी दुनिया में आया है? मैंने आंख दे, ओफो, एक यही बात आपने पकड़ ली हुई है। परी ने शर्मा कर अपना बाजू छुड़वाया। क्या करूं, तुम्हारी जिद का नतीजा जो बड़ा खराब निकला है। मीर ने परी के साथ फिर से शरारत की जिसकी वजह से वो लाल हुई। आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा ना बोले। परी ने घूर कर मीर को देखा, जैसे वो तो मेरा बेटा ही नहीं है। मीर ने भी परी को वैसे ही घूरा। अच्छा, आप बताएं, हम पाकिस्तान कब जा रहे हैं? फिर मैं क्यान को भी बताऊं। परी एक बार फिर जोर से शुरू हुई। प्रियाम, तो मुझे बार बार गुस्सा दिलाने का ठेका लिया हुआ है। मीरा अब संजीदा हुआ। मीरा, आप चाहते हैं जिस तरह मैं रिश्तों के होते हुए भी इनके प्यार के लिए तरसती हूँ, वैसे ही मेरा बेटा भी रिश्तों के होते हुए भी इनसे दूर है तो ठीक है। आप मेरे बेटे को भी मेरी तरह जीने दे और आप खुश रहे। प्रिया गुस्से से कहते हुए वहां से वॉकआउट कर गई। मीने गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर सोफे पर मारा। डैम इट, हर जगह मैं ही गलत हूँ। अगर तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं टिकट करवा दूंगा, मगर मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मीने मुड़ाते हुए बाहर का रुख किया। और गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मान लो।